इस दिल में हजारों ख्वाहिशें, हर ख्वाहिश पर दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है और मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। मेरे YouTube मंच लाउड जाट वॉइस में आपका स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह क्या शेर व शायरी करने लगे। तो ये शेर व शायरी में हमारे देश के माननीय उपराष्ट्रपति महामहिम जगदीप धनखड़ जी के परिप्रेक्ष्य में कर रहा हूं। जगदीप धनखड़ की जो ख्वाहिश है राष्ट्रपति बनने की, वो ख्वाहिश यदा कदा आ ही जाती है सामने। जिस ढंग से वो सरकार के पक्ष में आउट ऑफ वे जाकर बयान देते हैं, एक संवैधानिक पद पर वो बैठे हैं, पद की गरिमा का भी उनको कोई ख्याल नहीं है। अभी जो उन्होंने ताजा ताजा बयान दिया है, आज उस बयान की ही समीक्षा कर लेते हैं। माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का कहना है कि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 142 और अनुच्छेद 145(3) ये दो ऐसी परमाणु मिसाइलें हैं जिनको वो कभी भी सरकार पर दाग देता है। साथियों, आप सब ने अभी कुछ 4-5 साल पहले एक मूवी आई थी जोली LLB। उसके अंदर जो जज का किरदार निभाया था, जिस कलाकार ने, मैं उनका नाम नहीं जानता, लेकिन उस फिल्म का एक डायलॉग था कि जब आम जनता की कोई नहीं सुनता, सरकार भी नहीं सुनती तथा सारी संस्थाओं से वो निराश हो जाता है, और जब कोई दबंग आदमी किसी कमजोर आदमी को दबाता है, तो वो कमजोर आदमी उस दबंग आदमी को एक ही बात कहता है, आई विल सी यू इन द कोर्ट। तो जब एक छोटे से छोटे आदमी और बड़े से बड़े आदमी का भरोसा जुडिशरी के अंदर है, न्यायपालिका के अंदर बना हुआ है, तो मेरे जैसे इस कुर्सी पर बैठे हुए हर जज का ये फर्ज बनता है कि मैं उनके इस भरोसे को टूटने ना दूं। तो न्यायपालिका को बनाया ही गया है संविधान में चेक एंड बैलेंस रखने के लिए। अगर सरकार अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करे और संवैधानिक संस्थाओं को अपने हिसाब से चलाए, तो उसको कौन रोकेगा? उसको न्यायपालिका रोकेगी। अब जो माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी जिन अनुच्छेद 142 और 145(3) को परमाणु मिसाइल बता रहे हैं, इसका स्पष्टीकरण देने के लिए तो संविधान के रचयिता बाबा साहब अंबेडकर को फिर से धरती पर आना पड़ेगा और उनको ये आकर बताना पड़ेगा कि उन्होंने ये अनुच्छेद संविधान में क्यों डाले। साथियों, ये जो आज की सरकार चल रही है हमारे देश में, ये हर चीज कमिटेड चाहती है। इन्होंने चुनाव आयोग, जो कि एक स्वायत्त संस्था है, उसको कमिटेड बना दिया। इसके अलावा इन्होंने जितने भी स्वायत्त संस्थाएं थी संविधान के अंदर, जिनको कुछ ताकत मिली थी, सबको कमिटेड बना दिया है। अब ये चाहते हैं जुडिशरी भी कमिटेड हो और जुडिशरी हमारे कहे अनुसार फैसले दे, और कुछ फैसले जुडिशरी ने सरकार के पक्ष में दिए भी हैं, लेकिन कुछ फैसले जब सरकार के खिलाफ आ जाते हैं, तब सरकार ऐसे ही तिलमिला जाती है जैसे अभी तिलमिला गई है। ताजा मामला तमिलनाडु का है। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने तमिलनाडु सरकार के विधानसभा में पास किए हुए 10 बिल रोक रखे थे। 1 साल से उन पर कुंडली मार कर बैठे थे, और ऐसा एक राज्य में नहीं हुआ, बहुत सारे विपक्ष शासित राज्यों में ऐसा रोज होता है। बनवारी लाल पुरोहित कुख्यात थे पंजाब के राज्यपाल, आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल कुख्यात थे इस मामले में, और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को सब जानते हैं, कैसे उन्होंने 10 साल तक दिल्ली की आम आदमी पार्टी की चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दिया, उनके हर बिल को रोक कर बैठे। तो जब ये सब हो रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, और उसमें न्यायपालिका ने हस्तक्षेप कर दिया, तो सरकार क्यों तिलमिला गई? क्यों उपराष्ट्रपति से ऐसे बयान दिलवाए जा रहे हैं एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए?
मैं कहता हूं, अगर आपको चुनी हुई सरकारों से दिक्कत है, केवल विपक्ष की चुनी हुई सरकारों से दिक्कत है, तो आप एक संविधान में संशोधन करिए, राज्यों के अंदर चुनाव ही बंद करवा दीजिए, मुख्यमंत्री के पद को ही खत्म कर दीजिए और वहां पर गवर्नर ही रूल करेंगे। ये रोज रोज के ड्रामे, ये चुनाव में होने वाला खर्चा, ये तो बचेगा कम से कम जब आप किसी मुख्यमंत्री के 10-10 बिल को रोक के बैठेगा राज्यपाल, और सुप्रीम कोर्ट अगर ये बोलेगा कि आप 1 महीने से ज्यादा इसको नहीं रोक सकते, तो सरकार को किस चीज से बौखलाहट हुई, उपराष्ट्रपति महोदय किस चीज को परमाणु मिसाइल बता रहे हैं। तो मैं उपराष्ट्रपति महोदय से एक ही बात कहना चाहता हूं, बहुत अच्छी बात है आप सरकार के पक्ष में, सरकार की मैं तो कहता हूं कहना नहीं चाहिए, जैसे चमचागिरी करते हैं इतने बड़े संवैधानिक पद पर रहकर, और आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि मुझे प्रमोशन मिलेगी, राष्ट्रपति बनाया जाएगा, ये सपना आपका पूरा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे सपने बहुत सारे नेताओं ने देखे, चमचागिरी की लिमिट को पार किया, लेकिन सबके सपने सपने ही रह गए। और ये सरकार शुरू से ही इसकी ये तमन्ना है कि जैसे बाकी सारे संवैधानिक संस्थाओं को उन्होंने अपने पक्ष में कमिटेड कर दिया, ऐसे ही एक कमिटेड जुडिशरी भी होनी चाहिए देश के अंदर। और पूर्व कानून मंत्री किरण रिजिजू कई बार ये बयान दे चुके हैं कि जजों की नियुक्ति सरकार के द्वारा ही होनी चाहिए, क्योंकि जो कॉलोजियम है उसके अंदर नेपोटिज्म है। मैं भी कहता हूं कॉलोजियम में नेपोटिज्म है, जजों की नियुक्ति फेयर नहीं है, लेकिन अगर सरकार जजों की नियुक्ति करने लगी तो फिर सरकार के खिलाफ कोई भी जज फैसला देने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। जैसे चुनाव आयोग कभी भी सत्तारूढ़ पार्टी के किसी नेता मंत्री को, चाहे वो कितना भी गलत बयान दे चुनाव के दौरान, कैसा भी जहरीला बयान दे, मंच से खड़ा होके उसको नोटिस भेजने की हिम्मत नहीं कर पाता। और अभी बात करते हैं कि हमारे देश में जो एक चापलूसी युग आया है, कुछ नेताओं को ऐसा लगता है कि हम चापलूसी करके सरकार की गुड बुक में आ जाएंगे, प्रधानमंत्री की गुड बुक में आ जाएंगे और हमारी तरक्की हो जाएगी। उनमें एक हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं, उनकी ये तमन्ना है कि मैं राष्ट्रपति बनूं। तो मैं जगदीप धनखड़ जी आपको बताना चाहता हूं कि आपके जैसा सपना किन किन नेताओं ने देखा था और आज उनकी हालत क्या है। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी ये सपना देखा था, और इस सपने को देखने के चक्कर में उन्होंने इंडियन नेशनल लोक दल, जो उनके परदादा चौधरी देवीलाल के द्वारा लगाया गया वट वृक्ष था, और उस वट वृक्ष की वहां पर 3 बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। एक बार 85 सीट, एक बार 75 सीट और एक बार 48 सीट लेकर बनी। उस वट वृक्ष को कुल्हाड़ी से काट डाला और भारतीय जनता पार्टी की गुड बुक में आने के लिए डिप्टी सीएम बन गए, लेकिन उनको आम की तरह चूस कर फेंक दिया भाजपा ने। दूसरे ऐसे नेता हैं एकनाथ शिंदे, जो कि मराठा कम्युनिटी से आते हैं। उन्होंने बाला साहब ठाकरे के द्वारा बनाई गई पार्टी शिवसेना, जिन बाला साहब ठाकरे के नाम का डंका बजता था, जिनको टाइगर कहा जाता था, उनके द्वारा बनाई गई पार्टी शिवसेना को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया एकनाथ शिंदे ने। और 2.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने उनका चेहरा दिखाया जनता को, उनके नाम से बहुत सारी घोषणाएं की गई, महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए, और आज उनका चेहरा दिखाकर चुनाव के बाद उनको डिप्टी सीएम बना दिया, प्रमोशन की जगह उनका डिमोशन कर दिया, और आज उनकी कुछ भी नहीं चलती, वो नाम के डिप्टी सीएम हैं। ऐसे सैकड़ों में नेताओं को जानता हूं जो आप जैसी ख्वाहिश लेकर भारतीय जनता पार्टी में गए। उन्होंने न समाज की परवाह की, ना ही मर्यादा की परवाह की, और जमकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बयान दिए, लेकिन आज उनकी हालत क्या है सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। हम भी चाहते हैं, हमारी भी ये दिली तमन्ना है कि आपका प्रमोशन हो, आप राष्ट्रपति बने, लेकिन कम से कम पद की मर्यादा का तो आपको ध्यान रखना ही चाहिए।
इस देश के अंदर संविधान ने जुडिशरी को ये ताकत दी है, अगर वो इसका इस्तेमाल करे तो, कि वो सरकार के द्वारा बनाए गए हर कानून की समीक्षा कर सकते हैं कि ये कानून संविधान के तहत बना है या संविधान की मर्यादाओं के बाहर बना है, और इस गलत कानून को सरकार नल एंड वॉइड भी कर सकती है। मुझे याद है वो दौर जब इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जज जगमोहन सिन्हा ने पद पर रहते हुए देश की शक्तिशाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को ही निरस्त कर दिया था और उन पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी थी। आज ना वैसे जज हैं, ना वैसी जुडिशरी है। आज के जज रिटायरमेंट पैकेज के लिए सरकार के तलवे चाटते हैं। जिन जजों से ये उम्मीद होती है कि ये कुछ करेंगे, बाद में उनका भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं मिलता है। बीच बीच में एक आध फैसला कोई जज अच्छा दे देता है तो सरकार फिर उस पर ऐसे बयान दे के दबाव डालती है। मैं आपका भाई अनिल सोलंकी इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहता हूं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। जो भाई अभी अभी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और अपने ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद भाइयों, आप सबका दिन शुभ हो।